हेलो हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ सर आ रही है। और सबने लास्ट वाला होमवर्क किया क्या? नहीं, उनकी आवाज नहीं आ यस सर। रही। एक क्वेश्चन दिया था सिर्फ, शायद। पासवर्ड क्या है? एक मिनट, कोई कुछ बोलो तो मुझे आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा देखता हूँ। 13191996। मुझे किसी का अभी आवाज नहीं आ रहा। सर मतलब हेडफोन में थोड़ा देखना पड़ेगा, एक मिनट। हेलो। हाँ हेलो सर, हाँ आवाज आ रही है ना आपको? हाँ, अब आ रही है। मैंने दूसरा भी लॉगिन किया। ठीक है, अब आ रही है सर। तो होस्ट बन गया क्या? ये वाला जो अकाउंट है ना, उसको होस्ट बनाना। अब ये कौन सा एग्जिस्ट रहेंगे? ये वाला अकाउंट आईसी गेट वाला है ना? नहीं नहीं, ये याहिया कलूडी वाला जो है ना, उसी को होस्ट बनाना है। हो गया क्या? हाँ यही है ना अपना, ये वाला। ओके ओके। तो सारे बच्चों, पहले तो ये बताओ कि आपने होमवर्क किया क्या? यस सर। कौन सा क्वेश्चन था? एक मिनट, आवाज नहीं, कोई बोल नहीं रहा है, इसलिए तो आवाज नहीं आ रही। क्वेश्चन 11 क्वेश्चन था कौन सा? सर। 11 क्वेश्चन, नंबर का? हाँ सर। 9.2 में 11 नंबर का था ना शायद। यस सर, 9.2 में। हाँ, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ऐसा कोई है कि जिससे क्वेश्चन नहीं बना? सर मेरा नहीं हुआ, आगे बीच में अटक गया था तीनों में, तीनों अच्छा में। अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि मुझे यार ऐसे लोग चाहिए जो क्वेश्चन पूछे जिनसे क्वेश्चन ना बने। देखो, जिनसे बन रहा है उनको तो अभी भी बन रहा है, उनका एग्जाम में भी बनेगा। एक्चुअली वही लोग मुझे चाहिए, वही स्टूडेंट चाहिए कि जिनसे ना बने क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन को डिस्कस करने में मजा आए।
अब आप सब लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे तो मजा ही नहीं आएगा। बस आज मैंने थोड़े यूनिक क्वेश्चंस रखे हैं जिसमें आप सभी को थोड़ी दिक्कत होगी और वहीं से हमारा बेस्ट डिस्कशन चालू होगा। 1 मिनट में होस्ट होने की राह देख रहा हूँ, फिर हम शेयर स्टार्ट करते अभी अभी होस्ट कौन है? अभी कोई भी होस्ट नहीं है। 1 मिनट। मित्र तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए, लास्ट लेक्चर में हमने बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर लिए, इस बार भी हम और करने वाले हैं लेक्चर्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन 1 मिनट। तो अभी भी अगर किसी को कोई एरिथमेटिक जो हम प्रोग्रेशन देख रहे थे उसके अंदर अभी भी अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो बता देना, या कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो बता देना, क्योंकि आगे फिर क्या होगा कि मान लो कि अभी आपने सोचा कि बाद में सीख लेंगे, तो यहाँ पर ये 8वीं 10वीं तो है नहीं कि भाई लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, लिमिटेड एग्जाम्पल है। यहाँ पर तो ढेर सारे एग्जाम्पल है, ढेर सारे कंसेप्ट है। मेरा सजेशन यही है कि डाउट को ऑन द स्पॉट ही सॉल्व कर लो और घर पे सिर्फ रिवीजन नहीं करो, लास्ट के लिए डाउट को बचा के मत रखो। ठीक है, चलो लास्ट वाला डिस्कस करते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो जिसका नहीं बना वो ध्यान से देखे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहले तो क्वेश्चन को एक बार समझना आप सीख लो। ठीक है, अब हम वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में आ चुके हैं। वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन 11th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होता है। अब उसके बाद आपको कॉम्पीट करना है दूसरे ढेर सारे लोगों के साथ। तो अब कॉम्पीट करना है तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन जो अलग अलग लेवल के आएंगे उसको समझते आना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द सीरीज पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर ए बी सी। यानी कि अगर मैं सम ऑफ पी टर्म करूं तो वो ए आएगा, सम ऑफ क्यू टर्म करूं तो वो बी आएगा, सम ऑफ आर टर्म करूं तो वो सी आएगा। अभी तक मैंने जितना पढ़ा उसका ये मतलब होता है, सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर ए बी सी। चलो अब मुझे ये पता चलेगा कि सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म करता हूं तो आंसर ए आता है, ये इन्होंने कहा है। तो सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म का क्या फॉर्मूला होगा? सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला होता है एन डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ट्वाइस ए प्लस एन माइनस 1d। सबको पता है। तो अब मैं यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा एन डिवाइड बाई 2 या पी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, पी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ट्वाइस ए प्लस पी माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ये यहाँ पर भी वही सारी बातें लिखी हैं, मुझे तो लगा होगा हो गया होगा इसलिए मैं इसके साथ ही सॉल्यूशन अटैच कर दिया। तो आपने ये समझ लिया कि एस पी इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ट्वाइस ए प्लस पी माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर? वैसे हम क्यू का भी कर सकते हैं जिसका आंसर क्या आता है, बी आता है। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है ना कि एस क्यू इज इक्वल टू बी, सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू बी। नाउ एन की जगह क्या रखना है, क्यू रखना है, क्यू रख दिया। अब यहाँ पर आर की जगह क्या रखना है, आर की जगह रखना है हमें आर। मतलब अगर यहाँ पर एस एन की बात करते तो एन की जगह एन रखना है ना, तो एस आर की बात करेंगे तो आर की आर ही रखेंगे ना यहाँ पर, आर बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ट्वाइस ए प्लस आर माइनस 1d। चलो इतना कर लिया। नाउ अब तुम डायरेक्टली ये सॉल्यूशन पे मत देखो, अप्रोच कैसे करना है उसको समझो। अब जब तुम्हारे पास इतना ही डेटा है, इसके अलावा आपके पास कोई डेटा नहीं है, आपको बस ये प्रूव करना है कि ये जीरो कैसे होता है। बट तुमने क्या देखा कि अब जब मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ट्वाइस ए
प्लस पी माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। ये आपने देखा, ठीक है ना, यहां से मैंने लिखा। पर तुमको जो प्रूव करना है उसमें तुमने देखा कि a डिवाइड बाई पी वाली टर्म है, तो क्या यहां से मैं a डिवाइड बाई पी बना सकता हूं? डेफिनेटली बना सकता हूं। तो मैंने बनाया a डिवाइड बाई पी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई ट्वाइस a प्लस p माइनस वन डी एज इट इज। ठीक है ना। सिमिलरली आपके पास क्या है, b इज इक्वल टू q डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ट्वाइस a प्लस q माइनस वन डी। तो आप b डिवाइड बाई q बना सकते हो। क्यों बनाओगे b डिवाइड बाई, क्योंकि यहाँ पर जो हमें प्रूव करना है उसमें डिवाइड बाई q वाली टर्म। तो b डिवाइड बाई q इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई ट्वाइस a प्लस q माइनस वन डी। सिमिलरली c डिवाइड बाई r की आपको नीड पड़ने वाली है प्रूव करने में, और आपने जो इक्वेशन अभी तक लिखे उसमें c डिवाइड बाई r बना सकते हो, डेफिनेटली बना सकते हो। तो c डिवाइड बाई r इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई ट्वाइस a प्लस r माइनस वन डी। ना, अब तो बहुत ही आसान गेम हो गया। अब आपके पास a डिवाइड बाई p की वैल्यू है, b डिवाइड बाई q की वैल्यू है, c डिवाइड बाई r की वैल्यू है। सो लेट्स टेक LHS। अभी ये तीनों याद रख लो, हम एक अच्छे से करते हैं उसको, पूरा प्रूव करते हैं, क्योंकि ताकि जिनका सॉल्व नहीं हुआ उनको भी समझ में आ जाए। ये बताना मेरे को a डिवाइड बाई p और बाकी की वैल्यू क्या है। चलो, सो a डिवाइड बाई p हमारा क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई ट्वाइस a प्लस p माइनस वन मल्टीप्लाई बाई d। सिमिलरली b डिवाइड बाई q इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई ट्वाइस a प्लस q माइनस वन। कर दूं ना, पूरा सॉल्व कर दूं ना। c डिवाइड बाई r के सबका सॉल्व हो चुका है। अरे आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? मेरा नहीं हुआ सर। हाँ ठीक है, चलो तो देख लेते हैं। अब इतना समझ में आ गया ना, जिन्होंने बोला कि मेरा नहीं हुआ, हाँ हाँ तुमको सर। इतना समझ में आगे प्रोसीड कर। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है देखते हैं, एक मिनट। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है a डिवाइड बाई p मल्टीप्लाई बाई q माइनस r प्लस b डिवाइड बाई q r माइनस p प्लस c डिवाइड बाई r मल्टीप्लाई बाई p माइनस q। ठीक है, इज इक्वल टू a डिवाइड बाई p की जगह अब मैं क्या लिखूंगा, ये वाली टर्म लिख सकता हूँ पूरी। चलो तो ये वाली टर्म लिख देगा। अब मुझे क्वेश्चन लिखने की नीड नहीं है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया है। तो अब मैं 1/2 मल्टीप्लाई बाई ट्वाइस a प्लस p माइनस वन मल्टीप्लाई बाई d मल्टीप्लाई बाई q माइनस r। ठीक है ना, ये मैंने a लिख दिया इधर, a डिवाइड बाई p। अब q माइनस r भी मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, प्लस b डिवाइड बाई q की जगह लिखूंगा मैं 1/2 ट्वाइस a प्लस q माइनस वन मल्टीप्लाई बाई d मल्टीप्लाई बाई r माइनस p प्लस c डिवाइड बाई r की जगह लिखूंगा 1/2 ट्वाइस a प्लस r माइनस वन मल्टीप्लाई बाई d। ये तो मैंने c डिवाइड बाई r की जगह लिखा, अब p माइनस q भी मल्टीप्लाई होगा, p माइनस। नाउ 1/2 को कॉमन ले लेता हूँ। अब तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है, आपका आंसर 0 आ जाएगा। 1/2 को कॉमन ले ले तो बचा क्या। अब देखना मैं मल्टीप्लीकेशन एक का समझा रहा हूँ। ये देखो ट्वाइस a, ये पूरी की पूरी टर्म q माइनस r के साथ मल्टीप्लाई होगी। सो ट्वाइस a फिर q माइनस ट्वाइस a r प्लस p d q
ये P फिर D उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर Q माइनस PDR माइनस DQ प्लस DR। चलो ये इतने का सिंप्लीफिकेशन हुआ। सारी चीजें सही लिखी है, किसी को कहीं पर कुछ डाउट हो, जलज वगैरह? क्या आपने भी यही लिखा था? आपका तो हो गया ना? अरे आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? प्लस ट्वाइस AR माइनस ट्वाइस AP प्लस QDR माइनस QDP माइनस DR प्लस DP प्लस ट्वाइस AP माइनस ट्वाइस AQ प्लस RDP माइनस RDQ माइनस DP प्लस DQ। ब्रेकेट ओवर। ना अब एक के बाद एक को कैंसिल करते हैं। ट्वाइस AQ पॉजिटिव में, ट्वाइस AQ नेगेटिव में, ट्वाइस AR ये पॉजिटिव में है, यहाँ पर नेगेटिव में, ट्वाइस AR कैंसिल। PDQ यहाँ पर ये क्या है? QDP PDQ मल्टीप्लीकेशन में जो सेम ही है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव उड़ जाएगा। PDR और कहाँ है PDR? ये बाजू में ही तो है PDR। अच्छा ये PDR है, और एक PDR कहाँ है? ये RDQ मैंने 2 बार क्यों लिखा है? ये सर वो RD RDP है। इधर ना, इधर हाँ सर आगे RDP है। एक मिनट, RD नहीं, PD नहीं सर लास्ट में यहाँ पर ना यस सर। RDP, हाँ RDP पॉजिटिव में है, हाँ RDP यहाँ पर पॉजिटिव में। सो RDP पॉजिटिव में और PDR यहाँ पर नेगेटिव में ही गया। फिर हमारे पास माइनस DQ है और प्लस DQ यहाँ पर लास्ट में लिखा था हमने। चलो ये भी गया। अब बचा क्या? पॉजिटिव DR नेगेटिव DR, ये भी गया। पॉजिटिव DP नेगेटिव DP, ये भी गया। अब और क्या बचा भाई? ट्वाइस AP और ट्वाइस AP, ये भी गया। QDR और RDQ सब तो गया, सब कैंसिल आउट हो गया। तो एटीएल भी आ रहा हूँ। आसान सा क्वेश्चन था, बस ये वाले स्टेप में थोड़ा ध्यान रखना था कि क्या आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो। थोड़ा भी अगर ध्यान इधर उधर होगा तो और P का DQ हो जाएगा, तो फिर वो आपको। और ये प्रूफ करने वाले में सबसे अच्छी बात तो क्या करते स्टूडेंट्स, प्रूफ नहीं होता तो भी बोलते थे कि हाँ 0 हो गया, 0 हो गया, 0। भाई ऐसा मत करना, प्रॉपर करना, उसको अच्छे तरीके से प्रूव करना, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो तुम्हारे फेस से गुजर चुका है, तो उसको पता होगा कि किसने सही से प्रूव किया है, किसने सही से प्रूव नहीं किया है। ठीक है, चलो अब हो गया ना भाई सबका? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े क्या? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ m and nth terms of an arithmetic progression is m square divided by n square. Show that the ratio of mth and nth term is twice m minus 1 divided by twice n minus। तो पहले तो मुझे अप्रोच डिस्कस करो, अप्रोच डिस्कस करो, और जिनको अप्रोच नहीं समझ में आ रहा उनके लिए तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। किसी के दिमाग में आ रहा है क्या कुछ अप्रोच? सर हाँ बताइए। पहले हम सम ऑफ m टर्म्स अपॉन सम ऑफ n टर्म्स लिखेंगे, विच इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ओके
फिर वो सम ऑफ m टर्म्स अपॉन n टर्म्स को सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, वो 1/2 वाला सम की फॉर्मूला 1/2 2a प्लस n माइनस 1d। मतलब कहने का मतलब यही है कि आपका अप्रोच वही होता है जो आपका क्वेश्चन हो। जो भी क्वेश्चन में गिवन है वहीं से स्टार्ट कर दो, आगे थोड़ा आप प्ले करोगे, खेलोगे फॉर्मूला से, तो आपके पास कुछ ना कुछ रास्ते दिखेंगे और यही रास्ते आपके दिमाग को धीरे धीरे ग्रो करेंगे। इसी वजह से ये सारे क्वेश्चन रखते जाते, ठीक है। तो जैसा कि बताया गया, क्या किया गया, एस एम डिवाइड बाई एस एन जो गिवन है उसी से स्टार्ट कर देते। सो वी कैन राइट दैट m by 2 twice a plus m minus 1 d divided by n by 2 twice a plus n minus 1 d। चलो अब प्रोसीड करो भाई, और कहां पर कौन अटकता है मुझे बताना। सर अब हमको प्रूव करना है कि mth टर्म और nth टर्म का रेशियो हमको फाइंड करना है, तो उसके लिए हमको पहले ये m और n को निकालना पड़ेगा इसमें से। तो तो उसके लिए हम देखो यार, डिवाइड। मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि इधर m है और इधर m स्क्वायर है, इसको हटा देता हूँ। इधर n है और इधर n है, n स्क्वायर था ना, तो x स्क्वायर को हटा देता हूँ, तो बचेगा क्या, वन हाफ वन हाफ, वन हाफ वन हाफ भी ऊपर नीचे से निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, ट्वाइस a प्लस m माइनस 1d डिवाइड बाय ट्वाइस a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू m डिवाइड बाय n। अब क्या दिमाग चल रहा है, अब मेरा दिमाग ये चल रहा है कि हमें ये बताना है, देखो हमें am डिवाइड बाय an बताना है ना। सो व्हाट इज am? am इज नथिंग बट a प्लस m माइनस 1d, सही लिख रहा हूँ क्या मैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है ना। यस सर। चलो तो अब प्रोसीड करो फिर। अब क्या क्रॉस प्रोसीड, मल्टीप्लाई कर दे सर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलो जैसा कि कहा गया, नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो लेट्स डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। nm d minus nd is equal to twice am plus ndm माइनस md। सही है क्या सारा, प्लस माइनस ध्यान से देखना। अब क्या करूं भाई, मुझे तो ये बराबर की तरफ nmd दिख रहा है और यहाँ पर भी ndm दिख रहा है, मतलब सेम ही हुआ, nmd इज इक्वल टू ndm मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना भाई। कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी पढ़ी है ना 8वीं कक्षा में। चलो ये गया, बचा क्या भाई, ट्वाइस ए एन माइनस एन डी इज इक्वल टू ट्वाइस ए एम माइनस एम। सो ट्वाइस ए वाले को अगर मैं इधर ले लूं तो ये n माइनस एम हो जाएगा क्या, और d को अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो ये n माइनस एम हो जाएगा क्या, डेफिनेटली हो जाएगा। So what we have, twice a is equal to d. So what we have, d by 2 is equal to a। रख दो, इसमें आ जाएगा आंसर, दैट्स इट। समझ में आ गया कि सबको अप्रोच में कैसे प्रोसीड करता हूँ वो देखो। अभी तुम्हारे लिए आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी ये अप्रोच इंपॉर्टेंट है कि कैसे वन बाय वन स्टेप आते, क्योंकि ढेर सारे एग्जाम्पल है यार अपने पास, एनसीईआरटी के भी है, जेडब्ल्यू के भी है, AIEEE की भी है, और दूसरी एग्जाम्स वगैरह के भी है। तो अभी तुम्हारा इनिशियल स्टेज में डरा नहीं रहा हूँ, बस इतना बोलूंगा अभी तुम्हारा काम है कि तुम कितना अप्रोच सोच पा रहे हो, अगला स्टेप सोच पा रहे हो या नहीं हो पा रहा, क्योंकि हर एग्जाम्पल यहाँ पर कॉमन नहीं है 8वीं 10वीं की तरह। हर एग्जाम्पल कुछ ना कुछ यूनिक चीज लाएगा और वो यूनिक चीज को आपको धीरे धीरे जज करना आना चाहिए, ठीक है ना। चलो तो भाई किसी ने रख कर देखा क्या, क्या हुआ इसका, फिर कुछ जादू हुआ क्या, कुछ ऐसा कुछ आ गया क्या। यस सर, हो गया सॉल्व। सर हो गया सर। पक्का ना, सबका हो गया ना। पक्का। चलो चलो, अरे ये टाइप के एग्जाम्पल मेरे को सॉल्व करने में रियल भी बहुत मजा आती है, क्योंकि मैथ्स चीज ही ऐसी है। चल
अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसको डिलीट करना पड़ेगा। ये रहा, देखो इधर अपने पास है भाई, जिसका नहीं हुआ वो ये रख कर देख लेना, d/2 रखेंगे, फिर dd तो निकल जाएगा, इधर से भी निकलेगा, इधर से भी निकलेगा, इधर से भी निकलेगा, इधर से भी। तो 1/2 बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस m -2 + 1, फिर क्या बचेगा, ये +1 बचेगा ना इधर, फिर ट्वाइस n -2 + 1, सो ये हो जाएगा ट्वाइस m -1 ट्वाइस n। दैट्स, चलो चलो सबका हो गया भाई, अपने आगे बढ़ते हैं, बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आज तो। चलो अब यहाँ क्या करें भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, 2-4 स्टेप का क्वेश्चन है ये तो, इससे आसान तो क्या होगा। चलो कोई समझाओ मुझे। सर इसके अंदर पहले n की वैल्यू रखेंगे, उससे अपन को पहले n की वैल्यू जब अपन 1 रखेंगे तो उससे अपन को a1 मिलेगा, फिर n की बस एक वैल्यू मिनट 2 एक मिनट एक रखेंगे। मिनट, देखो ये जलज बोल रहा है ना, जलज जो बोल रहा है क्या वो सभी सोच पा रहे हैं, क्या ऐसा क्यों बोला उसने? यस यहाँ सर। पर क्या दिया गया है बताएं, Sn = 3n² + 5n। ये आपको भी सोचना आना चाहिए क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पहले आ चुका है भाई। तो जलज ने क्या बोला, जलज ने क्या बोला कि इफ वी पुट n = 1 तो ये क्या हो जाएगा S1, सो 3 × 1² + 5 × 1 = 8 आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज S1। अरे भाई अगर तुम्हारे पास सीरीज सीक्वेंस है, अगर पहली टर्म ही है और उसका सम क्या होगा, पहली टर्म ही होगी, सो a = 8 आ जाएगा ना भाई। ये जलज ने बोला और ये आप सभी के दिमाग में आना चाहिए, ये सभी को सोचना आना चाहिए अप्रोच। चलो और क्या बोले थे जलज? इसके बाद n की वैल्यू 2 रखेंगे, चलो उससे अपन को s2 मिलेगा। हाँ चलो S2 मिला, कुछ कितना होगा, 3 × 4 + 5 22 आएगा × ये। ओके 22। अब क्या करें, फिर अब अपन a2 निकालेंगे, s2 - s1 करेंगे। देखो ये जलज ने क्या बोला कि A2 निकालेंगे S2 माइनस A से या तो S2 - S1। अब हो सकता है किसी को ना समझ में आ, तो यहाँ पर देखो अगर पहली टर्म है A1, दूसरी टर्म है A2, सो S1 = A1, S2 = क्या होगा A1 + A2। तो हमें A2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, S1 = A1 दिया गया है ना, तो मैं क्या लिखूंगा S2 = S1 + A2, सो A2 = S2 - S1, यही तो है। ठीक है ना भाई, सबको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। चलो अब जलज क्या बोल रहा है, अब S2 निकालेंगे, A2 निकालेंगे, 22 माइनस A जो हमारा आया था, चलो तो A2 निकाल ले। ये क्यों कर रहे हैं, A2 क्यों कर रहे हैं भाई, A2 क्यों कर रहे हैं, सबको पूछ रहा हूँ। A2 इसलिए कर रहे हैं कि अगर आपके पास A1 एंड A2 है तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते कैसे है, दो टर्म के बीच के कॉमन कांस्टेंट डिफरेंस को अगर कॉमन कॉमन कांस्टेंट डिफरेंस मिल जाता है, यानी कि ए और डी दोनों मिल गया एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, फिर आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। तो ये जिसने mth टर्म का आंसर जो इसने 164 दिया है, तो हम यहाँ से mth टर्म भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें ए और डी दोनों पता होगा। तो ए तो हमें S1 से पता चल गया, A2 को हमने सब्जेक्ट बना के A2 भी निकाल लिया, कितना निकला 22 माइनस 8 कितना होता है 14 होता है कि नहीं, A2 भी निकाल लिया, बहुत बढ़िया। अब यहां से फायदा क्या होगा कि डी निकलेगा, डी इज नथिंग बट A2 माइनस A1, दैट्स इट। सो 8 माइनस अरे 14 माइनस 8 6, तो अब कहा गया d इज इक्वल टू 6। सो अब ए और डी दोनों मिल चुके हैं, तो अब हम बन चुके हैं राजा। ठीक है, ए और डी जब भी आपको मिल जाए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, एपी में, तो आप बन जाएंगे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के राज। अब आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। तो टारगेट ए और डी अचीव हो गया, तो अब आसानी से क्या करेंगे, इट्स m टर्म इज 164, तो m टर्म जो है वो 164, सो am
इज इक्वल टू ए प्लस ए माइनस 1d, ये कितनी है 164। ए हमने कितना फाइंड आउट किया था भाई 8 प्लस m माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d कितना है d 6, सो इज इक्वल टू 164 8 प्लस 6 m माइनस 6। सॉल्व करो भाई फटाफट से m निकालो यार, ये भी मैं करके दूं यार। सर M27 आया। ओके सारे लोगों का आ गया यार, क्योंकि ये तो मैंने बहुत डिटेल में सॉल्व कर डाला, आपको करना चाहिए था। चलो सबका आ रहा है भाई, सबका आ रहा है, सब लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, तो ही मजा आए। एक बार आपको इसमें जो मजा आ गया ना इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में या पूरा मैथमेटिक्स में, तो फिर मेरे हिसाब से इससे बेटर कोई मजा ही नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर जो क्वेश्चन को और ये रिक्वायर्ड है। अभी आपका स्टेज ऐसा है क्योंकि आपको अभी बहुत सारा कंपटीशन खेलना बाकी है, अभी आपकी शुरुआत, और अगर आपको रियल में मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट आ रहा है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने मैथमेटिक्स को चूज किया है, मतलब आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। सो m इज इक्वल टू 16, ये अप्रोच भी आप ध्यान रख सकते हो। नाउ अगला क्वेश्चन, अरे यार ये क्वेश्चन तो हमने कितनी बार कर लिया। Insert 5 numbers between 8 and 26 such that the resulting sequence is in arithmetic progression। देखो भाई ये लास्ट टाइम हो रहा है ऐसा समझो इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि हमने इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन कर लिए, और ये तीसरी बार आ रहा है, और इंसर्ट करने वाला क्वेश्चन बोर्ड में भी आएगा भाई, ठीक है। और इंसर्ट करने वाला बोर्ड में तो अलग बात है, लेकिन ये आगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन आएगा उसमें भी काम लगेगा, अगर ये आपने कंसेप्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में समझा है तो, ठीक है। वहां पर सिर्फ फॉर्मूला का डिफरेंस होगा, बाकी कंसेप्ट तो यही। तो 8 नंबर डालने हैं, कितने नंबर डालने हैं, नहीं 5 नंबर डालने हैं 8 और 26 के बीच। तो 5 नंबर को हमने क्या लिया, A1 A2 A3 A4 A5। अब सारे लोग अटेंशन देंगे, सारे लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर ये गलती कभी मत करना कि A1 जो है A1 वो आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की दूसरी टर्म है, हमेशा ध्यान रखना। हम जनरली क्या करते हैं, कैपिटल A1 तो लिख देते हैं, बट फिर हम ये सोचते हैं यार A1 इज इक्वल टू स्मॉल a1, ये नहीं है। आप देखो आपकी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये जो सीक्वेंस है वो 8 से चालू हो रही है, तो पहली टर्म 8 होगी, दूसरी टर्म A1 होगा जो आपको नहीं पता, ये आपको फाइंड आउट करना। तो A1 इज ऑलवेज actually small a2, that is second term of progression। A2 is equal to A3 and A4 is equal to A5 and so on, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी यहाँ पर गलती होने के चांसेस। तो ये बात को समझ लिया। अब तो क्या है, पहली टर्म आपको मिल जाएंगी। अब आपके पास टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है। तो आपको पता चल गया कि A7 26 है। ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट सीरीज है, फाइनाइट सीरीज है, फाइनाइट सीक्वेंस है फाइनाइट सीक्वेंस है, सीक्वेंस सीरीज बोलते हैं, सम ऑफ सीक्वेंस। तो अभी हमने तो कुछ सम वन तो किया नहीं है, तो ये फाइनाइट सीक्वेंस। नाउ A7 इज इक्वल टू 26। A7 क्या कह रहे करेंगे, A प्लस 7 माइनस 1 6D इज इक्वल टू 27। A पता है आपको 8, आपका D मिल जाएगा आसानी से, D मिल गया। और मैंने क्या कहा था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर A और D मिल जाए तो आप किंग बन जाते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में A और D मिल गया, नाउ यू आर किंग। कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, 5 नहीं कोई भी। सो A1 इज एक्चुअली A2, दैट इज सेकंड टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो A प्लस n माइनस 1 दैट इज 2 माइनस 1 D भी पता है, A भी पता है, तो A1 मिल जाएगा, दैट इज एक्चुअली सेकंड टर्म ऑफ प्रोग्रेशन। A2 दैट इज एक्चुअली थर्ड टर्म ऑफ प्रोग्रेशन एंड सो ऑन। तो ये नंबर मिल गए क्या सभी को, और सबको कंसेप्ट समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भाई। जो Yes, टाइप sir. का क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका हो तो उसका इंपॉर्टेंस समझ में आना। हाँ कोई कुछ बोल रहा था, नहीं सर, सिर्फ यस बोला। अच्छा यस बोलना था। अरे यार मैं तो खुश हो गया कि चलो कोई डाउट तो आया करके। चलो सो सब कुछ सॉर्टेड है।
सो वी विल मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़िया से क्वेश्चन और है अपने पास, बहुत ज्यादा है अभी तो। हाँ, ये आया ना कुछ कमाल का क्वेश्चन। चलो, तो ये कमाल के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, उसका अप्रोच सिर्फ आपके ध्यान में आ रहा है तो बता दो मुझे। अप्रोच sir. आ यस रहा, सर। हाँ बोलिए। इसके अंदर अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। ये जो अपन को दिया हुआ है ना गिवन, उसको a+b/2 के इक्वल रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आगे सॉल्व हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो, देखो इसने क्या बोला, इसने क्या बोला, यहाँ पर लिखा हुआ है इफ ए एन that is a raised to n plus b raised to n divided by a raised to n minus 1 plus b raised to n minus 1 is arithmetic mean between a and b. So arithmetic mean मैंने बताया था ना, क्या आता है arithmetic mean, a plus b divided by 2। भाई आपके पास 4 और 8 है, arithmetic mean कितना है इसका, इसके बीच में कौन सा एक नंबर इंसर्ट करोगे ताकि आपकी arithmetic प्रोग्रेशन बन जाए, क्या करोगे, 6. 6 रखोगे, दैट इज व्हाट 4 plus 8 divided by 2 6। सो अरिथमेटिक मीन जब भी आए किसी दो नंबर का तो हम a plus b डिवाइड बाई 2 से फाइंड आउट करना है, ध्यान में रख लेना भाई, जियोमेट्रिक मीन का अलग फॉर्मूला आने वाला है। सो अरिथमेटिक मीन a plus b डिवाइड बाई 2, चलो सबको पता है। सो ये बोलता है कि ये है हमारा अरिथमेटिक मीन, हम बोलते हैं कि हमें तो ये पता है, जब आप बोलते हो कि ये है और हमको ये पता है तो क्यों ना दोनों को इक्वल कर दें, ठीक है ना। यहाँ पर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन करना है, वो हमारा बाद का कंसर्न है। पहला कंसर्न ये कि ये क्वेश्चन में बोलते कि ये आपका अरिथमेटिक मीन, हमको तो ये पता है भाई, हमने तो इसको वेरीफाई किया है, प्रूव किया है और अभी तक अप्लाई भी किया है। सो कैन बी राइट a raised to n plus b raised to n divided by a raised to n minus 1 plus b raised to n minus 1 is equal to a plus b divided by 2। चलो समझ में आ गया, अब करे तो करे क्या, और बोले तो बोले क्या, क्या करे भाई अब। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सर। चलो, जैसा कि जलज ने कहा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता है। अब ध्यान से देख, a मल्टीप्लाई बाय a रेज टू n माइनस 1 प्लस a मल्टीप्लाई बाय b रेज टू n माइनस 1 प्लस b मल्टीप्लाई बाय a रेज टू n माइनस 1 प्लस b रेज टू b मल्टीप्लाई बाय b रेज टू n माइनस। अभी इसको भूल जाओ, अब मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछता हूं थोड़ा अलग कलर ले लेता हूं, ब्लू ले लेता हूं ब्लू। अब मैं जो पूछता हूं उसका ध्यान से जवाब देना। 5 स्क्वायर है और एक तरफ उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 5, इसको मैं 5 क्यूब लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं। यस सर। यस सर। अभी यही 5 स्क्वायर को एक काम कर, यही 5 क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 5 लिखूंगा तो ये क्या आएगा, रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा सर, ये 4 हो जाएगा, दैट इज 5 रेज़ टू, मतलब कहीं ना कहीं हम जिसके ऊपर पावर नहीं होता उसको एक पावर कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर भी वही बात है, ये a अकेला है तो इसके ऊपर एक पावर कंसिडर करते हैं, तो ये इसका सिंपलीफिकेशन क्या होगा भाई, a रेज़ टू 1 प्लस n माइनस 1। सो ये क्या हो जाएगा, a रेज़ टू n हो जाएगा ना सिर्फ और सिर्फ। चलो समझ में आ गया ना, ये एक्चुअली मेरे को समझाना था क्योंकि हो सकता है कि आपको ना समझ पड़ी हो। सो 2 a रेज़ टू n प्लस 2 b रेज़ टू n इज इक्वल टू a रेज़ टू n प्लस, यहाँ पर ऐसा कुछ होगा क्या, यहाँ पर ऐसा कुछ होगा क्या, पावर कुछ कटवट होगा क्या, a मल्टीप्लाई बाय b रेज़ टू n माइनस 1। नहीं सर। नो सर, इसमें कुछ कट नहीं होगी पावर। हाँ तो रूल क्या बना, रूल बेस ये बना कि जब बेस सेम हो, जब बेस सेम हो तो पावर का एक्सचेंज कर लो, पावर को प्लस कर दो माइनस कर दो, बेस सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर a और b अपने आप में अलग अलग बेस है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ नहीं होगा। सो a मल्टीप्लाई बाय ए बी रेज टू n माइनस 1 प्लस b a रेज टू n माइनस 1 प्लस सिमिलरली यहाँ पर b रेज टू 1 है और फिर प्लस n माइनस 1 करूंगा तो प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल होगा,
b रेज टू n। चलो सबको समझ में आ गया। अब करे तो करे क्या। अब मेरा ऐसा दिमाग चल रहा है कि क्यों ना मैं ए वालों को एक तरफ ले लूं और बी वालों को एक तरफ ले लूं। क्या सही सोच रहा हूं? चलो तो ए रेज टू n गया। अब इधर ए और हाँ इसको ले लेता हूँ ना, बी ए रेज टू n माइनस वन। इसको लिया मैंने उस तरफ, इसको उस तरफ लूंगा तो इधर माइनस हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का ध्यान रखना। इधर इस तरफ लिया इसको तो ये माइनस हो जाएगा ना, प्लस में है इधर, तो माइनस लिख दिया भाई। और इसको भी मैंने ले लिया भाई अपनी टीम में, लेफ्ट हैंड साइड वाली टीम में ले लिया। अब राइट हैंड साइड वाली टीम में कौन बचा? बी रेज टू n माइनस टू बी रेज टू n और प्लस ए बी रेज टू n माइनस। ठीक है, नाउ 2 रेज टू n माइनस a रेज टू n बचेगा क्या? a रेज टू n ओनली। फिर क्या बचेगा? माइनस b a रेज टू n माइनस वन इज इक्वल टू माइनस b रेज टू n। ठीक है ना, एक b रेज टू n में से दो b रेज टू n माइनस जाएंगे तो कितना माइनस बच, प्लस a b रेज टू n माइनस वन। नाउ अब अगर मुझे a कॉमन निकालना, a माइनस बी कैसे करके कॉमन निकालना है मुझे, तो क्या क्या करूंगा इधर? कोई कुछ सोच पा रहा है? a माइनस बी कहीं से कुछ कॉमन निकले तो मजा आ जाए, दोनों तरफ से कैंसिल हो जाए। नहीं आ रहा किसी को ध्यान में कुछ? जलज सर इसके अंदर अगर a माइनस बी कॉमन निकालेंगे तो 1 की पावर n माइनस a की पावर n माइनस 1 बचेगा। क्या बात कर रहे हो? अभी कॉमन क्या निकलेगा इसमें से? a ए कॉमन नहीं निकलेगा सर। a कॉमन निकले तो फिर ए क्या बचेगा इधर? क्या यहाँ पर मैं a रेज टू n माइनस वन कॉमन निकाल सकता हूँ? तो यहाँ पर क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ a। समझे इस बात को? माइनस बी यही रिक्वायर्ड। देखो a रेज टू n है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a मल्टीप्लाई बाय a रेज टू n माइनस वन, लिख सकता हूँ ना इसको। हाँ सर। पर a रेज टू n को मैं लिख सकता हूँ a मल्टीप्लाई बाय a रेज टू n माइनस। तो यहाँ पर a रेज टू n है तो उसको ऐसा मान लो a मल्टीप्लाई बाय a रेज टू n माइनस वन। तो अब यहाँ पर भी a रेज टू n माइनस वन हो गया, यहाँ पर भी a रेज टू n माइनस वन हो गया। a रेज टू n माइनस वन कॉमन निकाला तो बचा क्या? इस तरफ a बचा सिर्फ, सो a, और उस तरफ क्या बचा? माइनस b। सिमिलरली b रेज टू n माइनस वन कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर बचेगा क्या? a माइनस b। दैट्स इट भाई। ये स्टेप सबको समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आया तो मैं बड़ा बोर्ड यूज करूं, व्हाइट बोर्ड यूज करूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये यूनिक चीज थी इस क्वेश्चन में। हाँ हाँ सर प्लीज एक और बार समझा। एक और बार समझो तो एक काम करो, मैं व्हाइट बोर्ड लेता हूँ बढ़िया सा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। व्हाइट बोर्ड कहाँ गया अपना? न्यू शेयर व्हाइट बोर्ड, क्लियर ऑल। हाँ ध्यान से देख, अरे बाप रे यार सब क्लियर हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपने पास अल्टरनेट ऑप्शन है। अच्छा अंडू भी तो कर सकता हूँ ना। आ गया, ठीक है। चलो इधर समझा दो। देखो मैं ये स्टेप पर था, क्या बात हो रही?
तो हम ये वाले स्टेप पर थे, ठीक है। a रेज टू n माइनस b a रेज टू n माइनस 1 इज इक्वल टू a b रेज टू n माइनस 1 माइनस b रेज टू, मैं साथ में आप भी लिखते जाना भाई, नहीं तो मजा ही नहीं आएगी। आप सिर्फ हाँ हाँ a रेज टू n हो रहा है हो रहा है हो रहा है। चलो, तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो है ना, सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस करो, a रेज टू n माइनस b a रेज टू n माइनस 1। अब आपके पास अगर फाई क्यूब है तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो, फाई और n है ये, तो n माइनस 1 कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 5, लिख सकते हो ना इसको, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 5 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 5, लिख सकते हो ना इसको। चलो इसको लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से a रेज टू n को मैं लिख सकता हूँ a रेज टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई a। आपके साइड में जो है ना, उधर शॉर्ट नोट करके ये लिख देना है एग्जाम्पल के साथ, कभी नहीं भूलोगे। a रेज टू n को मैं लिख सकता हूँ a रेज टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई a, क्योंकि 5 क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 5 रेज टू 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 5। सिमिलरली तो अब यहाँ पर a रेज टू n को मैं लिख सकता हूँ a रेज टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई a माइनस b a रेज टू n माइनस 1 तो था ही। अब यहाँ से a रेज टू n माइनस 1 कॉमन निकल सकता है, डेफिनेटली निकल सकता है, क्योंकि अब तो दोनों में है भाई, पहले भी दोनों में था पर वो आपको दिख नहीं रहा था। अब मैंने आपको ये समझा दिया ये वाला, तो अब आपको दिखेगा। सब बचा क्या, a माइनस बी। अब आ गया सबको समझ में, यही यहाँ पर क्या है। सिमिलरली यहाँ पर भी a b रेज टू n माइनस 1 है माइनस बी एन। तो अब अगर मैं b रेज टू n माइनस 1 निकालता हूँ, ये bn को मैं क्या लिख सकता हूँ, bn इज नथिंग बट b रेज टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई b। तो अब यहाँ से भी b रेज टू n माइनस 1 निकलेगा ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ b। और यहाँ पर तो b रेज टू n माइनस 1 निकला, तो a माइनस b गया, बचा क्या, a रेज टू n माइनस 1 एंड b रेज टू n। अब ध्यान से देंगे, a रेज टू n माइनस 1 इज इक्वल टू b रेज टू n माइनस 1 बचा था, तो डिवाइड में करेंगे तो a रेज टू n माइनस 1 b रेज टू n माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ध्यान से देखें, अगर मैं क्या लिखो, मेरा ही नाम लिख देता हूँ, मेरा नाम है YAHYA, इसके पावर में 0 लिखता हूँ तो आंसर क्या आएगा, समझ रहे हो क्या कंसेप्ट को। मैंने अपना नाम लिखा, उसके Yes. पावर में 0 लिख दिया, तो क्या आएगा, ये मैथमेटिकली क्या आएगा आंसर, 1. 1। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ABCD डिवाइड बाई PQRS होल रेज टू 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। मैं यहाँ पर लिखता हूँ COVID-19 डिवाइड बाई IPL होल रेज टू 0 1। अरे कहने का मतलब ये कि यार कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो और उसके पावर में 0 आएगा तो वो हमेशा क्या बनता है, 1। नंबर रखो या डिजिट रखो या अल्फाबेट रखो, कुछ भी रखो, मैथमेटिकली बात करें तो किसी के भी पावर में अगर 0 है तो वो क्या देगा, 1 देगा। तो ये 1 को मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं COVID-19 डिवाइड बाई IPL रेज टू 0 लिखूं तो ये भी मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि भी 1 देगा। ABCD डिवाइड बाई PQRS रेज टू 0 ये भी 1 देगा। मैं अपना नाम लिखूं, उसके रेस में 0 लिख दूं, वो भी 1 देगा। ठीक है ना, तो अब ये 1 की जगह जब मैं कुछ भी लिख सकता हूँ तो मैं क्यों ना अपने काम का कुछ लिखूं। तो मेरा अपना काम का क्या है, अपने काम का क्या है, e डिवाइड बाई b। अब ये जो ऊपर नीचे n माइनस 1 है तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि a डिवाइड बाई b होल रेज टू n माइनस 1। तो a डिवाइड बाई b होल रेज टू 0, बेस सेम होते तो हम क्या करते भाई, पावर का एक्सचेंज करते हैं क्या। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो n इज इक्वल टू 1, दैट्स इट। आ गया क्या मजा, चलो किसी को कुछ डाउट नहीं है ना, कैन वी मूव फॉरवर्ड। यस सर। ओके चलो, अब है अगला क्वेश्चन।
अरे ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है यार, काफी बढ़िया क्वेश्चन, सब बढ़िया ही क्वेश्चन आने वाले हैं। सो अब ये क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, बाद में सॉल्यूशन की चिंता मत करो तुम। बिटवीन 1 and 31, उसके बाद क्या लिखा है ये ध्यान से है भाई, m numbers have been inserted, 1 और इधर में 31 ले लेता हूँ। इसके बीच में कितने नंबर ऐड किए भाई, इसको याद रखना, ये लास्ट में ये विलन बनेगा। m नंबर्स डालेंगे इसके बीच में, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर पता है, नंबर 1 डाल दिया, चलो मैं नंबर 1, एक के बाद मैंने नंबर 1 डाला, फिर एक नंबर 2 डाला, फिर एक होता है नंबर और एक होती है टर्म, ठीक है ना। ये नंबर में डालते गया, इधर क्या डालूंगा, नंबर 7 धोनी नंबर, उसके बाद में डालते गया कहाँ तक डालूंगा मैं, नंबर m तक, ठीक है ना, नंबर m तक डालूंगा ना। चल अब क्वेश्चन पढ़ रहे, ये जो मैंने आपको समझाया, नंबर m तक डाल दिए, एक और 31 के बीच, inserted in such a way that the resulting sequence is an arithmetic progression, मतलब ये सबके बीच में कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लूंगा तो हमको कांस्टेंट डिफरेंस मिलेगा, कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस मिलेगा, इस वजह से ही बोला है कि ये आपस में क्या बनाते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एंड द रेशियो ऑफ 7th एंड m-1th नंबर्स लिखा है, टर्म नहीं लिखा भाई, ये दूसरा विलन है पिक्चर का। एंड द रेशियो ऑफ 7th एंड m-1th टर्म नहीं लिखा, नंबर्स लिखा है, इज 5 divided by n, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। बहुत बढ़िया, ये क्या है भाई, a1, ये क्या है, A2, a2, ये क्या है, ध्यान से देखना, मैं ऐसे ही बकवास नहीं कर रहा हूं, मैं इसके पीछे लॉजिक है, क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, लॉजिक क्या दिखा है इसमें आपको, कि नंबर 1 के लिए दूसरी टर्म है, नंबर 2 के लिए तीसरी टर्म है, नंबर 3 के लिए चौथी टर्म है, तो नंबर 7 के लिए कौन सी टर्म होगी, 6 term, अरे क्या बात कर रहे हो यार, 6 दिखेगी यार, 3 से बड़ा है 4, 2 से बड़ा है 8 3, दिखेगी, ये कैसे बोल 1 रहे हो? से बड़ा है 2, तो 7 से बड़ा आएगा ना, 8वीं टर्म आएगी कि नहीं, समझे क्या लॉजिक को, जो नंबर है उससे एक बड़ी टर्म मिल रही है ना, क्योंकि पहली टर्म ऑलरेडी 1 आ चुकी। भाई ये A8 हमको समझ में आया क्या, कि यहाँ पर A8 क्यों लिखा मैं, हाँ सर, सबको आ गया क्या, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, A8 समझ में आना चाहिए। मैंने फिर से बोलता हूँ कि आप एक के बाद नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 रखते हो, तो एक आपकी पहली टर्म बन गई, तो ये A1 हो गया, नंबर 1 आपकी दूसरी टर्म हो गई, तो यहाँ पर है नंबर 1, तो लेकिन ये टर्म है दूसरी, नंबर 2 लेकिन ये टर्म है तीसरी, यानी टर्म हमेशा क्या देती है, थोड़ा आगे चलती है, एक नंबर, तीसरी टर्म तो चौथी, तीसरा नंबर तो चौथी टर्म, तो सातवां नंबर तो 8वीं टर्म होगी। तो अब मुझे ये बताओ कि m टर्म को क्या लिखेंगे हम, अरे m नंबर को क्या लिखेंगे, कौन सी टर्म लिखेंगे, m टर्म को कौन सी टर्म, m+1, हाँ m नंबर को मैं m+1 टर्म लिखूं, तो m नंबर m-1 को मैं कौन सी टर्म लिखूंगा, नंबर m-1 को कौन सा टर्म लिखूं, am, M m, am, बढ़िया, और 31 को मैं कौन सी टर्म लिखूं, 31 का क्या लिखूंगा, AM+2, अरे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भाई, ये जो मैंने इधर एक्सरसाइज कराई है ना भाई, ये अगर आप समझ गए, दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व यही हो जाएगा। तो अब यही इसमें रीजनिंग थी कि इसने क्या बोला कि 7th एंड m-1 नंबर, तो अब ये 7th नंबर हमें क्या देगा, 8th टर्म, यानी 8th टर्म और a रेज टू और m-1 नंबर, तो नंबर मतलब am टर्म, तो am, इसका रेशियो क्या है 5/9। अब
अब क्या करेंगे भाई, कोई मुझे बताओ ये, अब तो तुम बताओ क्योंकि मैंने बहुत जो इंपॉर्टेंट है वो समझा। अब क्या करें? हमारे पास ए है सर और एन n वाली फॉर्मूला। हाँ डेफिनेटली, फॉर्मूला लगाओ आराम से। A8 की फॉर्मूला लगाएंगे, तो A8 की फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो क्या लिखेंगे, A+7D लिखेंगे क्या? यस सर। A+7D लिखेंगे। हाँ इसमें क्या हुआ, A+7D लिखेंगे हम, और नीचे क्या लिखेंगे? ऊपर तो सबको समझ में आए कि A+7D लिखेंगे, लेकिन नीचे क्या लिखेंगे? a plus n-1d। हाँ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे A+7D, क्योंकि A8 है ना, तो 8 - 1 7 होता है, और A+M-1D इज इक्वल टू 5/9। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सब ध्यान से देखना भाई। अब हम तो राजा तब बनते थे जब हमारे पास ए और डी दोनों होते थे। अभी क्वेश्चन ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, न तो हमारे पास ए मिल रहा है, अच्छा ए तो मिल गया, लेकिन डी कैसे मिलेगा? डी डी है असली, तो ए हमें मिल गया 1। चलो अब यहाँ पर 1 रख के अभी कोई फायदा है क्या? अभी कुछ सर खास हमारे फायदा पास नहीं ए दिख है रहा। इसमें ना, अपन को an दिया हुआ है लास्ट टर्म 31। an 31 दिया हुआ है, तो अब तो an फिर डी वाले मिल जाएगा। फॉर्मूले के अंदर 31 और 1 रख देंगे तो उससे d मिल जाएगा देखते हैं, m के टर्म्स में। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर 9a + 63d इज इक्वल टू 5a + 5md माइनस 5d लिख सकता हूँ। ए और डी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर डालते हैं, सो 4a इज इक्वल टू, डी कौन कौन है भाई, डी में कौन है, ये वाला डी है, ये वाला डी है, ये वाला डी है, तो ये 63 यानी 63 में से 5 जाएंगे, लेकिन ये इधर माइनस में हो जाएगा ना, सो -68 डी और +5md, सो 4a इज इक्वल टू डी कॉमन निकालेंगे तो 5m - 60। भाई यहां तक सब पहुंच गए क्या? सब लोग Yes, sir. यहां तक पहुंच जाने चाहिए। इसको दे देते इक्वेशन नंबर 1। फिर जलज की बात सुनते हैं कि जलज क्या कह रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब जलज क्या कह रहा है ये देखते हैं। सब लोग यहां तक पहुंच जाने चाहिए। प्रोसीड करें क्या आगे? पहुंच गए सब लोग? यस Yes, सर। sir. ओके, अब जलज आप बताओ क्या बोल रहे थे कि सर मैं कहता 31। कि हाँ अपन को लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म दी हुई है और हाँ, अपन तो फिर उससे an के फॉर्मूले में रखेंगे तो an उससे d an an के के फॉर्म। फॉर्मूला में, यस सर। तो a + n - 1d हो जाएगा इज इक्वल टू 31। अब तुम्हारे पास ना तो n है क्या, गिन सकते n हो को तुम n? n को m+2 रखेंगे। हाँ ये समझा क्या कोई, n को हम Yes, sir. m+2 रखेंगे। अरे भाई लास्ट टर्म में कौन सी बच रही है यहाँ पर, हम लास्ट टर्म को n लिखते हैं, बट यहाँ पर लास्ट टर्म हमने पहले ही डिफाइन कर लिया ना, दैट इज m+2, सो n इज इक्वल टू m+2 लिख सकते हैं ना भाई। भाई ये जिसका भी चल रहा है या जिसने समझ भी लिया, बहुत अच्छी बात। सो वी कैन राइट am+2 इज इक्वल टू a + m+2 -1 मल्टीप्लाई बाई d, और लास्ट टर्म इज इक्वल टू 13, यानी am+2 इज एक्चुअली 13 इज इक्वल टू a + m-1 है तो md - d, और ये a पता है भाई, सारी दुनिया को पता है a यहाँ पर इस केस में 1 है, सो 31 इज इक्वल टू 1 + d, और क्या बचेगा इधर, m प्लस आना चाहिए भाई, 2 - 1 माइनस थोड़ी का +1 होगा, तो +1 मल्टीप्लाई d + d, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, तो 31 में से 1 जाएगा तो 30 इज
इक्वल टू डी मल्टीप्लाई बाय m प्लस 1. सो व्हाट कैन वी राइट? सो अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं क्या कि d इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई m प्लस 1. भाई याद पहुंच गए क्या? d इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई m प्लस 1 को मैं इक्वेशन सेकंड बोलता हूं. और जब मैं इसको इक्वेशन सेकंड बोलता हूं तो क्यों ना अब यहाँ पर a की जगह क्या रख सकता हूँ? 1 रख सकता हूँ. तो 4 इज इक्वल टू, अब d की जगह मैं कुछ भी रख सकता हूँ, 30 डिवाइड बाई m प्लस 1 रख सकता हूँ ना. अभी मैंने फाइंड आउट 30 डिवाइड बाई m प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 5m minus 60. So 4m plus 4 is equal to 30 multiplied by 5m. 30 multiplied by 5 कितना होगा? 150. So 150m. अब कुछ नहीं करना भाई, सिंप्लीफिकेशन ही करना. माइनस 68 मल्टीप्लाई बाई 30. 68 मल्टीप्लाई बाई 30 कितना होता है मेरा? तो 2040 आ रहा है. 2040. और अब क्या करूं? इसको इधर ले जाता हूँ. 2044 इज इक्वल टू 146m. डिवाइड कर डालो, आपका m आ जाएगा. किसी का आए तो बताना भाई. 2044 डिवाइड बाई 146 इज योर m. 14 आया सर. 14 आ रहा है. सबका आ गया ना 14? चलो सबका 14. तो कंसेप्ट समझे क्या? कितना बढ़िया क्वेश्चन था. ये नंबर पहले तो समझने थे, वो उसके अपने आप में टर्म्स अलग थी, टर्म अलग थी. उसके बाद फिर यहाँ पर एक बढ़िया सा लॉजिक था कि भाई आपके पास लास्ट टर्म यहाँ पर am प्लस 2 डिफाइन कर चुके, तो वहां से हम d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते, मतलब इन टर्म्स ऑफ m. और यहाँ पर हमारे पास d और m है, दैट इज दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, तो आराम से इसको सॉल्व कर सकते. ठीक है. अब आपको कोई पूछे कि यहाँ पर d क्या है, तो आप क्या कहोगे? समझे क्या मेरा क्वेश्चन? d क्या है? अरे d क्या है यहाँ पर? अरे d इधर से मिलेगा, m हमने फाइंड आउट किया है इस क्वेश्चन के लिए. सो 14 प्लस 1 15. 30 डिवाइड बाई 15 2 आएगा कि नहीं आएगा? सो d पूछा नहीं गया था, लेकिन अगर कोई पूछे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए तो इसके लिए 30 डिवाइड बाय 14 प्लस 1 वो कितना होता है? 2 ही होता है ना भाई. मतलब अब हम क्या लिख सकते हैं? 1 3 5 7 ऐसे ऐसे करते जाएंगे. ये एक्चुअली एरिथमेटिक प्रोग्रेशन था. ठीक है ना. चलो भाई, सब लोग को समझ में आ रहा है और सब एंजॉय कर रहे हैं कि कंटाला आ रहा है? सबको मजा आ रही है ना भाई? किसी का आवाज ही नहीं आया यार, मतलब सबको कंटाला आ रहा लगता है. देखो भाई, मैथमेटिक्स लिया है तो एंजॉय तो करना पड़ेगा मैथमेटिक्स को. और मेरे हिसाब से आपकी आदत हो जाएगी थोड़े टाइम के बाद ऑटोमेटिकली. कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें. अब चलो भाई, ये तो सब बच्चा बच्चा सॉल्व कर सकता है. बच्चा बच्चा सॉल्व कर सकता है. आपकी गली में कोई भी बच्चा होगा उसको देंगे तो वो भी सॉल्व करता है. क्या बोल रहा है? अ मैन स्टार्ट्स रीपेइंग अ लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100. If he increases the installment by ₹5 every month, what amount he will pay in the 30th installment? 30वें इंस्टॉलमेंट में क्या कितना पे करेंगे? तो भाई पहले साल बेचारे ने 100 रुपए दे दी, उसके बाद वो हर इंस्टॉलमेंट में 5 रुपए बढ़ाते जाता है. 105, फिर 110, फिर 115. अभी क्या करें, 30 बार ऐसा लिखेंगे थोड़ी. हम 11th में आ गए, थोड़े बहुत फॉर्मूला जानते हैं. हम जानते हैं कि a इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू, अरे भाई a इज इक्वल टू 100 एंड d इज इक्वल टू 5. ठीक है. a इज इक्वल टू 100 पहली टर्म और d इज इक्वल टू 5. नाउ
30 निकालना है 30वें इंस्टॉल में, तो A30 इज इक्वल टू A प्लस 30 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई D। A कितना है 100 प्लस 29 मल्टीप्लाई बाई 5, कैलकुलेट कर लो जो आपका आंसर है। यहाँ पर मैंने जानबूझ के गलत लिखा, लेकिन कोई ने बोला नहीं कुछ। ठीक है, आ गया क्या सबका? क्या आंसर आया भाई? 245 ही आ रहा है सर। 245 यार, चलो बढ़िया। 245 ऐसा बोलो कि यहाँ पर ए मैंने जानबूझ के, ए यहाँ पर 100 ही आएगा, 100 100। चलो, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्या बाकी है अब? ये बाकी है ना? हाँ, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive interior angles of a polygon is 5 डिग्री। इससे किसको क्या समझ में आया? मैंने इतना पढ़ा, इससे किसी सबको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या दिया हुआ है भाई। इतना पढ़ने के बाद आपके दिमाग में क्या क्लिक हो रहा है? द डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive interior angles of a polygon is 5 डिग्री। डी है कुछ ये। भी क्लिक, हाँ डी, हाँ भाई यही है कॉमन कांस्टेंट डिफरेंस, डी इज 5 डिग्री। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल के बीच में, किसी भी दो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल के बीच में 5 डिग्री का डिफरेंस लिखा है, तो ये अपना क्या है? डी। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में स्मॉलेस्ट टर्म कौन सी होती है? अरे कौन सी? हाँ, ए के बी? अरे ए होती है ना भाई पहली टर्म। इतना क्या शर्मा रहे हो सब लोग? पहली टर्म सबसे छोटी होती है, फिर तो हमेशा डी बढ़ता जाता है। ठीक है, डी बढ़ते जाता है, तो पहली टर्म क्या होगी? ए सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पर क्या लिखा है? इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री। अपने को क्या समझना है? ही इज इक्वल टू 1। फाइंड द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। और हाँ, फाइंड द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। ये पॉलीगॉन किसे बोलते हैं भाई? ये पॉलीगॉन है क्या? ये पॉलीगॉन है? ये पॉलीगॉन है क्या? नहीं पता क्या किसी को? ये पॉलीगॉन है क्या? यस सर। और ये वाला, ये ट्राइंगल पॉलीगॉन है, पता है क्या? ट्राइंगल, यस सर। ट्राइंगल, ट्राइंगल भी पॉलीगॉन होता है ना? चलो, अरे यार जो भी क्लोज हो और एंगल बनाते हो वो सारे पॉलीगॉन। ठीक है, तो सर्कल पॉलीगॉन है क्या? सर्कल नहीं सर। नो सर। हाँ, मतलब बेसिक तो पता है भाई। चलो, अब ध्यान से एक बात नोटिस करते हैं, आपने नोटिस की हो या नहीं की हो। बेंजीन, बेंजीन आ गया क्या? बेंजीन का इंट्रोडक्शन हुआ क्या? लास्ट ईयर पढ़ाया था। लास्ट ईयर पढ़ लिया, इस साल भी पढ़ना है। मैं गलत बना रहा हूँ मुझे पता है। ये बेंजीन, बेंजीन ऐसा होता है ना भाई, बेंजीन रिंग ऐसा होता है ना बेंजीन। ठीक है ना? चलो, तो अब मैं ये बोल रहा था कि पॉलीगॉन में एक बात नोटिस करते हैं। चलो, इधर अपने को एंगल कितने दिखते? 1 2 3, 3 एंगल दिखे। साइड कितनी है? 3। 3। यहाँ पे कितने एंगल दिखते? 1 2 3 4। साइड कितनी है? 4। कहने का मतलब ये कि बाकी सारे में भी करके देख लेना। ये जो इसने पूछा है ना, फाइंड द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें यहाँ पर एंगल के बारे में डेटा है और पूछा साइड गया है, और हमें ये पता है कि नंबर ऑफ एंगल, इंटीरियर एंगल है ये सारे, इंटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल, एंगल किसको बोलते हैं भाई? इंटीरियर तो पता है, एक्सटीरियर किसको बोलते हैं? ये देखो, ये इंटीरियर हुआ, तो इसका एक्सटीरियर क्या होगा? ये पूरा एक्सटीरियर है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने सर्वेइंग भी पढ़ा। सर्वेइंग जो सब्जेक्ट है, जो आप इंजीनियरिंग वगैरह में पढ़ोगे, तो उसमें ट्रावर्स ड्रॉ करने होते हैं। एक साइट को अगर आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है,
तो उसे अलग अलग ट्रावर्स में बांट दिया जाता है। और ट्रावर्स के अंदर ये ऐसा कुछ बनेगा, एक साइड बनेगी, वहां पर जरूरी तो नहीं कि साइड ऐसी ही हो, एक टावर्स यहाँ हो, एक टावर्स यहाँ हो, एक यहाँ हो, तो ऐसे 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 फिर आपका ऐसा एक पूरा टावर्स बनेगा। वैसे इसको एनालिसिस करना पड़ता है, तो वहां पर भी एंगल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये सारे इंटीरियर हो गए और ये आपके एक्सटीरियर एंगल हो गए, ठीक। तो चलो एक्सटीरियर इंटीरियर समझ लो। तो यहाँ पर मैं ये बोल रहा था कि हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि नंबर ऑफ एंगल यानी कि इंटीरियर एंगल, जब मैं एंगल बोलूँ इंटीरियर एंगल यहाँ पर बोलूँ इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। ये हमने कंक्लूजन निकाली। तो यहाँ पर इन्होंने जो एंगल के बारे में डेटा दिया हुआ है और साइड के बारे में पूछा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि हम क्यों ना नंबर ऑफ एंगल निकाल लें, तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ साइड पता चल जाए। समझे क्या? इसलिए मैंने यहाँ पर पूरा समझाया कि नंबर ऑफ एंगल इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड। तो हम क्या फाइंड आउट करने की ट्राई करें, नंबर ऑफ एंगल, और वही क्या उस किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ साइड। चलो ए और डी आपके पास है, तो मैंने क्या कहा था कि जब आपके पास ए और डी हो तो आप क्या कहलाते हो, राजा। सो ए है आपके पास और डी है आपके पास। अब प्रोसीड कैसे करेंगे ये कोई मुझे बताए। तो प्रोसीड करने के आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए। फैक्ट क्या है? फैक्ट कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी n नंबर ऑफ पॉलीगॉन, यानी कि जिसके अंदर n नंबर ऑफ साइड्स हो या n नंबर्स ऑफ एंगल हो, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, ट्वाइस n -4 मल्टीप्लाई बाय 90। बहुत सारे लोग इसको n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 के नाम से भी जानते, सबको ये एक ही बात। ये इंटीरियर एंगल बताया, और एक्सटीरियर कभी हो तो +4 कर देना, ठीक है। एक्सटीरियर हो तो +4 कर देना, इंटीरियर है तो यही याद रखना। चलो, तो एक तरफ तो आपको ये फैक्ट पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ n साइड्स पॉलीगॉन इज इक्वल टू ट्वाइस n -4 मल्टीप्लाई बाय 9, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल बोल दो, या नंबर ऑफ साइड्स बोल दो, या नंबर ऑफ स्टेशन बोल दो, अगर हम सर्वे की बात करें। सो ट्वाइस n -4 मल्टीप्लाई बाय 90 वाला फैक्ट आपको पता है। और आपको ये भी पता है कि समेशन ऑफ एंगल करना हो तो क्या करेंगे, n/2, क्योंकि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ना भाई, ए है आपके पास और डी है, तो हम लगा सकते हैं n/2 प्लस इज मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस है प्लस n-1। तो जब हमारे पास एक तरफ ये फैक्ट है और हमारे पास दूसरी तरफ ये फैक्ट है, तो इसको इक्वल कर लेंगे क्या, कर लेते हैं, ठीक है। पर कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ एंगल ये भी रिप्रेजेंट करता है, ये भी नंबर ऑफ एंगल रिप्रेजेंट। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि हम नंबर ऑफ एंगल फाइंड आउट कर लें, ठीक है। उससे हमें पता चल जाएगा कि साइड क्या है, क्योंकि वो उसके बराबर। सो वी कैन राइट n/2 ट्वाइस ए कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 120 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 1। भाई इसको सिंप्लीफाई करो और n निकाल सकते हो क्या, सिंप्लीफाई करके n निकाल सकते हो ना भाई? यस सर। चलो ट्राई करो फिर, ट्राई तो बनती है, ट्राई करोगे तो ही मजा आएगा। बढ़िया हो जाने वाला है। पहले इक्वेशन तक अगर सारे लोग पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है, इक्वेशन तक भी अगर सारे लोग पहुंच जाए, फिर इक्वेशन के बाद वो मैंने बताया था अप्रोच, वो अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर से मैं इस बार यहाँ पर रिपीट करने वाला हूँ। वैसे पिछली बार भी मैंने 2 बार बता दिया है, इस बार भी अभी बता दूंगा लास्ट टाइम, और उसके बाद से कैसे इक्वेशन को सॉल्व करना है वो आपको आना चाहिए। भाई इक्वेशन किसी का आए तो बता ना भाई, सिंप्लीफाई करने के बाद कोई इक्वेशन बनेगा, डायरेक्टली तो n नहीं मिल जाएगा भाई। सर इक्वेशन बनी है n स्क्वायर -25n -144 इज इक्वल टू 0। n स्क्वायर -25n माइनस के प्लस माइनस -144 प्लस Yes. सर प्लस है मेरा तो। प्लस जरूर, प्लस साइड है भाई, प्लस राइट।
एन स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 आना चाहिए। एक बार अपनी कैलकुलेशन चेक करो। अरे इनकी दो वैल्यू मिल गई। अरे भाई तुम तो बहुत ही आगे चल दिए भाई। सबका ये इक्वेशन आ गया क्या? अभी इक्वेशन का सॉल्यूशन देखो, जिसका n की वैल्यू आ गई बहुत अच्छी बात है, फिर उसको क्या करना है वो हम बाद में करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि भाई एक बार मैं इसका सॉल्व करना चाहता हूं, ताकि हो सकता है कि किसी को ना समझ में आया तो सबको समझ में आ जाए। तो किधर है अपना स्क्रीन शेयर? अच्छा, चैट में भी किसी को दिखा है? अच्छा, ये तो बहुत पहले लिखा था। हाँ, जलज का आंसर भी आया। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जिसका आंसर आ गया अच्छी बात है, जिसका नहीं आया वो यहाँ पर देख लो। सो देखो, एन स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 जिसका आया है वो भी सही है। जिसका 5n स्क्वायर माइनस 125n प्लस 720 इज इक्वल टू 0 आया है वो भी सही है। ये वाले को क्या करना है, ये बंदे को करना है 5 से डिवाइड, तो उसका भी यही बन जाएगा। अब हम सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसा कि एबीसी टेक्निक आपको पता है, एन स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो ए इज इक्वल टू 1, एन का कोफिशिएंट माइनस 25 तो बी इज इक्वल टू माइनस 25, 144 अपने आप में कांस्टेंट है, सी इज इक्वल टू 144। नाउ डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी हमारा ये माइनस 25 है, सो माइनस 25 स्क्वायर माइनस 4, ए हमारा 1 है, सी हमारा 144 है। सो ये आपका आ जाएगा 625 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 144, दैट इज 49। Solution of this particular equation is n is equal to minus b plus or minus under root delta divided by twice a. Now minus of b हमारा minus 25 plus or minus under root 49 divided by 2 multiplied by a हमारा 1. So we have 25 plus or minus 7 divided by 2 करेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास n की दो वैल्यू है। देखो पहले 25 माइनस 7 करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें n की वैल्यू एक तो मिलेगी 9, दूसरी वैल्यू हमें 25 प्लस 7 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो n की वैल्यू मिलेंगे 16। नाउ यहाँ पर रीजनिंग रिक्वायर्ड है, रीजनिंग रिक्वायर्ड है। हो सकता है बहुत लोगों ने फटाफट से आंसर दे दिया हो, लेकिन उनके पास ये रीजनिंग ना हो जो मैं अभी समझाने। तो हमें ये n क्या मिला? हमें ये n मिला नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है, नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल। अभी हमने जो स्टेटमेंट शुरुआत में दिया था कि भाई नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड, लेकिन अभी हम ये स्टेटमेंट इसलिए सही नहीं बोल सकते क्योंकि अभी हम फिक्स नहीं है। n इज इक्वल टू 9 भी हो सकता है, n इज इक्वल टू 16। तो एक बार जब हम नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल फिक्स कर ले, उसके बाद हम कह सकते कि भाई हमने ये फिक्स कर लिया है तो नंबर ऑफ साइड्स भी थी। अभी हम नहीं कह सकते कि भाई 9 साइड भी होगा और 16 साइड भी। तो इन दोनों में से किसी एक को फिक्स करना है, इन दोनों में से किसी को एक को फिक्स। अब ये क्या है, n नंबर ऑफ एंगल, यानी कि ये कौन सी टर्म बता रहा है, an। लास्ट टर्म क्या होगी फिर? लास्ट टर्म 5 डिग्री का डिफरेंस है ना, तो 5 डिग्री इंक्रीज होकर कितना बढ़ेगा? ये लास्ट टर्म है a प्लस n माइनस 1d। a हमारा कितना था भाई? 120 था क्या? हाँ 120 प्लस 9 माइनस 1 करते हैं हम तो 8 हो जाता है, और 5 डिग्री का डिफरेंस है तो a9 हमें क्या मिलेगा? a9 हमें मिल रहा है 120 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कि 160 मिल रहा है। चलो ये 160 मिला विच इज लेस देन 180 डिग्री। और ये लेस देन 180 डिग्री क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर ये फैक्ट आपको अभी के लिए समझना चाहिए कि इंटीरियर एंगल कैन नेवर बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। अभी के लिए
एक्सेप्शंस आर देयर, वो आपको बाद में समझना है, लेकिन अभी के लिए ये इंटीरियर एंगल कैन नेवर बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। आप कुछ भी बना लो भाई, कोई भी जात का पॉलीगॉन बना लो, आपका जो इंटीरियर एंगल है वो 180 डिग्री से ही आएगा, से कम ही आएगा। तो A9 में हमने पाया कि डिग्री कितनी बन रही है, 160 डिग्री, विच इज 180 डिग्री से कम है। तो ये हमारा ओके ओके पोजीशन है भाई, ओके पोजीशन। n इज इक्वल टू 16 के लिए हम जब कैलकुलेट करते हैं, तो A16 इज इक्वल टू 120 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई 5, कितना होता है ये बन जाता है आई थिंक 195 के आसपास, हाँ 195। नाउ रूल क्या बोलता है, इंटीरियर एंगल कैन नेवर बी ग्रेटर देन, सो हम 16 वाली जो आंसर है उसके साथ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे 9 वाला आंसर के साथ। जब हमने फिक्स कर लिया कि नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल 9 है, जब नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल 9 है तो नंबर ऑफ साइड भी 9 ही होगी। क्लियर है क्या सभी को? डिलीट कर दूं क्या सब में? अरे यस 16 भी लिख, हाँ समझ में आया ना 9 और 16 का डिफरेंस, कि क्यों हमने 9 को प्रेफर किया। सारी चीजें आपको लिखनी है, और जो नहीं समझ में आया वो तो मैं बोल ही रहा हूँ कि आपको बता ही देना है क्या सही समझ। चलो तो अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया है अगला क्वेश्चन। है क्या यार, देखता हूँ मैं बाकी है कि नहीं बाकी। एक मिनट, किधर गया? ये कर लिया हमने। अरे ये AI EEE का क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन। AI EEE का क्वेश्चन चलो सॉल्व करो, अभी हमने इतना सॉल्व कर लिया। AI EEE 2012 JEE के भी क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन थोड़ा लेवल आपका बन जाने दो भाई। दिख रहा है क्वेश्चन सबको? सब ट्राई मारो, सब ट्राई मारो यार, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। और जिसका नहीं हुआ तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, सब ट्राई मारो, और नहीं सॉल्व हो रहा तो भी बोलो, हम वैसे तो सॉल्व करने ही वाले हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को। AI EEE 2, अरे वही हमने किया है, उससे तो काफी आसान क्वेश्चन भाई, सब कर रहे हैं ना? यस सर, ओके ट्राई कर रहा हूँ। ट्राई करो यार, मस्त क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन। हमने जो जो टॉप वाले किए उससे तो काफी आसान है यार ये। If 100 times the 100 term of an AP with non-zero common difference equals the 15 times its 15 term, क्या मैं समझा दूं? हिंट दे दे, हिंट दे दो। ये ऐसा बोल रहे हैं कि 100 टाइम्स ऑफ 100 टर्म, यानी कि A100 किसके बराबर है? इक्वल्स टू 50 टाइम्स ऑफ 50 टर्म, यानी कि A50। तो आपको बताना है कि A150 कितना होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन। अरे किसी का आया तो बताना यार, और नहीं आया तो हम डिस्कस कर लेते। आ गया क्या किसी का? अरे वाह, आ गया भाई, आ गया है आंसर, आ गया है आंसर, आ गया है भाई एक बंदे का। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मैंने अभी नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको पता ही है जिससे भी आंसर दिया है वो अच्छा, मतलब आ गया है, मतलब उसको ये वाला टॉपिक समझ में, अब वो कंपटीशन के लिए तैयार हो रहा है। अरे जिसको नहीं भी आया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम इसको यहाँ पर देखने ही वाले। अप्रोच ध्यान में रखे, प्रैक्टिस करते जाए, धीरे धीरे आपका भी लेवल बढ़ेगा ही। अभी तो शुरुआत है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। ओके, 100 बार आपका टाइम पूरा होता है, अब मेरा टाइम चालू होगा, ठीक है? मेरा बहुत टाइम। 100 A100 को क्या लिख सकता हूँ मैं? A100 को मैं A प्लस प्लस 99। 99D लिख सकता हूँ, सही है ना? यस सर। इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? A प्लस 49D लिख सकता हूँ। नाउ 50 2 100, तो इधर 2 लिख सकता हूँ क्या? सो ट्वाइस A,
प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 99 कितने होते? 2 मल्टीप्लाई बाई 99 होते हैं हमारे 198. सो 198D इज इक्वल टू A प्लस 49D. ठीक है, नाउ A प्लस इधर A जाएगा तो क्या बचेगा? ट्वाइस A माइनस A ही बचेगा. 198 में से 49 जाते हैं तो कितने बचते हैं? 198 में से 49 जाते हैं 149. ये A प्लस 149D को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 150 माइनस 1D. तो इसको मैं लिख सकता हूँ A 150. यही तो पूछा था भाई. 150 टर्म मिल गए. कितनी है? 0. 150 टर्म 150 टर्म इज 0. कितना आसान क्वेश्चन. सो 1 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस. 2000 JEE की भी क्वेश्चन करेंगे. देखो भाई, आप रिस्पॉन्स दोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को तो मैं और ऐड करूंगा. मजा आया क्या? ये ऐसे क्वेश्चन डालू क्या? और यस यस सर। सर। है ना, ऐसे यूनिक क्वेश्चन करेंगे तो ही मजा आए. बस NCERT के तो पहले करना ही है, बट ऐसे अलग से क्वेश्चन बैंक है मेरे पास, वो हम इसको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेंगे और सॉल्व करते हैं. तो हमारा ये सीरीज सीक्वेंस वाला पार्ट एकदम कंप्लीट है, पर्टिकुलरली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला. अब बात करते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो अभी यार कम टाइम है तो मैं तुमको कुछ एग्जांपल दूंगा, बस वही करते हैं. देखो यार, हमारे पास है 2 4 8 16. 2 4 8 16. अब अरिथमेटिक में तो क्या करते हैं भाई कि भाई A2 इज एक्चुअली A1 प्लस D होता था, है ना, कुछ ना कुछ प्लस करते थे. A3 में हम क्या करते थे? A2 प्लस D करते थे, यानी कुछ ना कुछ पिछली टर्म से एडिशन होता था अरिथमेटिक में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में. हाँ, तो अब अगर मुझे D निकालना होता था तो मैं क्या करता था? D निकालना होता था तो मैं किसी भी दो दो टर्म का माइनस कर देता था कंसेक्यूटिव. A2 माइनस A1 करूंगा तो मुझे D मिलेगा. A3 माइनस A2 करता तो मुझे D मिलता. अब यहाँ पर इस पर हमें कोई ना कोई रेशियो मिलेगा. देखो 2 4 8 16, ये हमारी पहली टर्म हो जाएगी ना जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में. ये पहली टर्म A1 A2 A3 A4. A2 डिवाइड बाय A1 क्या मिल रहा है? A2 डिवाइड बाय A1 हमें 2 मिल रहा है. A3 डिवाइड बाय A2 क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है. A4 डिवाइड बाय A3 क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है. यानी यहां पर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ ना, तो यहां पर इस मल्टीप्लीकेशन को हम क्या बोलते? कॉमन रेशियो. कॉमन मल्टीपल क्यों नहीं बोलते कॉमन मल्टीपल? तुमने सोचा ना यार, मल्टीप्लीकेशन में कॉमन मल्टीपल बोल देते, कॉमन रेशियो क्यों बोलते हैं यार? मैंने जब पहली बार पढ़ा था तो मेरे को ऐसा हुआ था कि यार ये मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं हम, इसको कॉमन रेशियो क्यों बोलते हैं ऐसे? द रीजन बिहाइंड दिस इज कि 2 भी एक अपने आप में रेशियो है. 2 भी अपने आप में एक रेशियो है 2 डिवाइड बाय. और इस टाइप के क्वेश्चन करोगे तो यहां पर आपको पता चलेगा कि 1 डिवाइड बाय 9 माइनस 1 डिवाइड बाय 27 1 डिवाइड बाय 81 माइनस 243. तो अब इसका कॉमन रेशियो कैसे निकालूंगा भाई? A2 डिवाइड बाय A1 कितना है? माइनस 1 डिवाइड बाय 27 डिवाइड बाय 1. तो मुझे तो ये माइनस 1/3 दिख रहा है. यहाँ पर इन्होंने गलत लिखा है बुक वालों ने, माइनस साइन आनी चाहिए इधर, माइनस माइनस, इधर भी माइनस आना चाहिए. ठीक है, तो अपनी बुक में कर लेना. A2 डिवाइड बाई A1 माइनस 1/3 आएगा. सिमिलरली A3 डिवाइड बाई A2 भी माइनस 1/3 आएगा. A4 डिवाइड बाई A3 भी माइनस 1/3 आएगा. तो यहाँ पर अब समझ में आना है कॉमन रेशियो क्यों बोलते हैं, कि अब हमें ये किसके रेशियल नंबर के टर्म. इसी वजह से हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस ना बोलते हुए कॉमन रेशियो बोले. पहली टर्म को A, कॉमन रेशियो को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल r से रिप्रेजेंट.
कॉमन डिफरेंस को कैसे करते थे, स्मॉल डी को। कॉमन डिफरेंस किस में आता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कॉमन रेशियो किस में आता है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। समझ में आया क्या, कि जो वहां डी काम करता था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, वही काम यहाँ पर कॉमन रेशियो करेगा। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में आप राजा कैसे बनोगे, आपको ए और आर पता होना चाहिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ए और डी पता होता था तो हमारे कब्जे में होता था पूरा क्वेश्चन, हम डोमिनेंट। अब यहाँ पर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमारे टारगेट हर क्वेश्चन में ए और आर को फाइंड करने का हो, फिर हम आसानी से प्रोसीड कर सकते। चलो यार, आप में से कोई मुझे एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल दो, तो ये अपने सेशन खत्म करते हैं। आप में से कोई भी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक एग्जांपल दे तो सेशन खत्म करते हैं। चलो, यूनिक है, नहीं आ रहा क्या किसी को? 1/3, 2/3, 4/3। 1/3, 2/3, 4/3। भाई इसका ए और आर भी बता दो। ए इज इक्वल टू 1/3, आर, 2। आर इज इक्वल टू 2। कैसे निकाला भाई, इसने किया क्या, A2 डिवाइड बाई A1 किया, सो 2/3 डिवाइड बाई 1/3। सो इसी के साथ आज के सेशन की समाप्ति करते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम और डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। बढ़िया से क्वेश्चन है, इसके अंदर भी एक से एक क्वेश्चन है, और हमारे मैथ्स के अंदर नॉलेज को और ज्यादा बढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर में जितना भी हुआ सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हुआ होगा तो आप अभी भी पूछ सकते हो, ऑन द स्पॉट भी पूछ सकते हो, बाद में भी पूछ सकते हो। ठीक है, एंड करें क्या, सब कुछ समझ में आ गया? हाँ यस सर। सर। ठीक है, चलो तो एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर और स्टे होम, स्टे सेफ, और मैथ्स करते रहो। बाय सर। बाय बाय। ठीक है, बाय सर। चलो बाय बाय। चलो चलो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय फाइनली।